और संगठन के रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि प्रतिभा सिंह जी ने अच्छा कार्य किया है और प्रतिभा सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार, लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र की स्थापना के अनुरूप संविधान बना। जो संविधान को तोड़ते हैं वो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। जो संविधान को कांग्रेस पार्टी जिंदा रखी है, जिस संविधान के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस सत्ता की आज वो हत्या दिवस मना रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, यही मैं कहना चाहूँगा। जी साहब बता रहे थे कि काफ़ी टूरिस्ट वहाँ आ रहा है, तो हमारे पास जब टूरिस्ट काफ़ी आ रहा है तो परमाणु से चलेगा, शिमला पहुँचेगा, शिमला से चलेगा, नारकंडा पहुँचेगा, कुमारसैन पहुँचेगा, ठियोग पहुँचेगा और फिर निचार पहुँचेगा, फिर पू पहुँचेगा और फिर शिवकला जाएगा। तो कितना ज़्यादा डीजल के रूप में हमें बैट प्राप्त होगा। कहीं पानी की बोतल खरीदेंगे या कोई कुछ और चीज़ खरीदेंगे, खाना खाएंगे और किसी होटल में ठहरेंगे तो GST के रूप में आएगा। ये सब चीज़ें टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पहले दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता थी और उस समय हम आगे जा रहे हैं। सरकार ने जब से आई है हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता है। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज़ हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज है उनको सुविधा उपलब्ध करवा रही है। सर आधिकारिक स्तर पर बैठक हो चुकी है और तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। जब 2023-24 में भी आपदा आई थी तो 75,000 पर्यटक फंसे थे, बिल्कुल हमने उनको निकाल दिया था। वो फंसे थे जो नदी के किनारे के थे। सिटीज़ में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून पर्यटक भी बहुत अच्छा पर्यटन है, तो अगर नदी के किनारे जाते, खड नालों के किनारे जाते तब नुकसान होता है। लेकिन मानसून पर्यटन का लाभ उठाने के लिए मैं पूरे देश के पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के किनारे के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों को जागरूक करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारे समय मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा था, हमारे समय भी स्कूल में न्यूज़ पढ़ा करते थे, प्रार्थना सभा हुआ करती थी और हेडमास्टर और प्रिंसिपल और जो CST होते थे, उसमें CST नहीं होते थे, लेकिन वो आकर हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताते थे कि आज क्या घटना करनी है। और क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, संचार क्रांति के युग में अब भविष्य की चुनौतियां बदल रही है, तो हमारे बच्चों को जागरूक होना ज़रूरी है। इसलिए हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे और शिक्षा विभाग में माननीय मंत्री जी से बात करने के बाद जब मैं बागा सरहां गया था और वहाँ पहले जब पूछा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, तो उसको हमने कल इम्प्लीमेंट कर दिया है और हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। मामला BBMP में है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि हमको एरियर 2011 से मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया, 2011 में हो गया। BBMP का जो एरियर था, जो लैंड के जो हमारी लैंड 7.19% के जो हिस्सा था,
मिलना चाहिए। आज 14 साल बाद भी वो एरियर देने में कभी हरियाणा पंगे अड़ा देता वार्ड में, कभी पंजाब करता, पर पंजाब ने एफिडेविट दे दिया था। हमने कहा कि अगर किशाऊ बांध में आपने आगे बढ़ना है, हमारी आपके पानी देने में सहमति है, लेकिन आप हमारा शोषण करते रहे, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने उस संदर्भ में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में हमारा केस लगा है, आप एफिडेविट दे दीजिए जी। एक सहमति चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर मैंने अभी कहा है कि बने, और एक एफिडेविट फाइल करे कि हम आपको एरियर 15 साल में बिजली के रूप में देंगे, पैसे के रूप में देंगे, वो आप तय कर लीजिए, पर हमारा अधिकार तो दीजिए। जो अधिकार न्यायोचित सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई नहीं है, उसने तय कर दिया है, और भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने भी लिख के दे दिया, फिर भी हमें 14 साल से अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो ये दुख की बात है। इसलिए किशाऊ बांध के पानी की जरूरत हरियाणा को है, दिल्ली को है। तो हमने एक फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम किशाऊ बांध तब वो बनाने के लिए सहमति है। एक तो उसका पूरा पैसा 90-10 भारत सरकार दे, जिनको पानी चाहिए उसके लिए तो 90-10 भारत सरकार हरियाणा और दिल्ली के दे रही है, और तीसरी स्टेट को दे रही है, और जो हमको बोल रही है कि अगर उससे जो बिजली पैदा होती है उसके पैसे आप दो, ये तो न्यायोचित नहीं है। एक तो हमने ये बात कही है। दूसरा हमने कहा है कि आप हमारा जो BBMB का एरिया है, जो हरियाणा सरकार के हाथ में बात है, वो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दीजिए, उसके बाद हम किशाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। जो BBMB प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 2800-2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जब सारे राष्ट्र प्रोजेक्टों से भारत की राष्ट्रीय नीति ये है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कि 12% फ्री रॉयल्टी के तौर पर जो भी कंपनी, जो भी लोक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट लगाता तो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में सरकार को देता और 1% लाडा के रूप में देता। BBMB जब बना था उस समय हिमाचल प्रदेश वहाँ पंजाब का अंग हुआ करता था। 1951 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। उस समय हमारे अधिकारों के प्रति हिमाचल की इतनी जागरूकता नहीं थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि जो 7.19% ज़मीन के रूप में शेयर है उसका तो हमको मिल रहा है, लेकिन जो फ्री रॉयल्टी वाली भारत सरकार ने बात रखी है, तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है कि BBMB के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, 1% लाडा का मिलना चाहिए, क्योंकि जब NHPC 12% फ्री पावर दे रही है, SJVNL से 12% फ्री पावर दे रही है, NTPC फ्री पावर दे रही है, तो BBMB प्रोजेक्ट तो फ्री हो चुका है। उस प्रोजेक्ट में जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में BBMB यूज़ कर रहा है, तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि 12% फ्री पावर हमें मिलनी चाहिए, जो कि नेशनल पॉलिसी है। और BBMB कहाँ बना? BBMB हिमाचल की जगह में बना। लोगों को आज तक राजस्थान में पट्टे तक नहीं मिले हैं। पूरा बिलासपुर हमारा इससे उजड़ गया, आज तक उनको कोई अधिकार नहीं मिले हैं। तो हम उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन अधिकारों के प्रति जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। BBMB में हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और जो पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा जो बने हैं, अगर वो फ्री मिल गए हैं तो हमारी जो नीति है 12, 18, 30 की, उसके अनुसार 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल की सरकार को मिलना चाहिए। ये एक लंबी लड़ाई है, एक सोच विकसित करने की बात है। ये नहीं है कि ये कोई सरकार, ये एक जनता के अधिकारों की लड़ाई है। अगर हमें 12% फ्री रॉयल्टी और हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो 25 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट है 12, 18, 30 में हमें मिल जाते हैं, और 40 साल बाद कोई भी पावर प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है, जैसे SJVNL का नाथवा झाकड़ी 40 साल बाद हमें वापस मिल जाता है, तो हम हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर अपने आप ही बन जाएगा। इस लड़ाई को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार लड़ रही है। हम भारत सरकार से सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो अधिकार किस रूप में मांग रहे हैं, मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिजली बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है? पानी है। पानी कहाँ से आ रहा है? हमारे जो 5 नदियाँ, खड्ड और सेमी नदी, छोटी नदियाँ, उनसे पानी आ रहा है। तो जब उनसे पानी आ रहा, उस पानी का उपयोग करके आप फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से क्या बना? बिजली बनी। जब आप बिजली बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं,
तो क्या जहाँ हिमाचल की जगह से जहाँ से पानी आ रहा है तो क्या लोगों का ये अधिकार नहीं बनता है कि जो नुकसान उस पानी के कारण उन्होंने इतने साल सहा तो उन्हें क्या फ्री रॉयल्टी के रूप में बिजली नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारी बात है जो हम उनसे बार बार कानूनी तरीके से भी उठा रहे हैं और बार बार अपनी इस बात को उठाकर अपना अधिकार मांग रहे हैं। कब तक आप हिमाचल के लोगों के अधिकारों का हनन करते रहोगे? सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्री रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता है तो आपके प्रदेश में आर्थिक समृद्धि काफ़ी पहले ही आ जाती। आज जो शिक्षा संस्थानों के बुरे हाल है, आज जो हेल्थ सेक्टर के बुरे हाल है, वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि हेल्थ सेक्टर तो खड़े कर दिए गए, संस्थान तो खड़े कर दिए गए, लेकिन उन संस्थानों में जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो वो उत्कृष्ट बनने चाहिए थे, उसके लिए पैसा नहीं था। तो हम उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि